तो आज हम बीजीपी से स्टार्ट करेंगे। और तुम्हें पता है बीजीपी का फुल फॉर्म बेसिकली है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि इसको बॉर्डर गेटवे क्यों बोला जाता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जब बॉर्डर की बात चल रही है तो ये किस चीज की बॉर्डर की बात चल रही है। और ऑब्वियसली हमें पता है जब भी हम लैंड नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो हमें हमारा डेटा जो है हमारे डिफॉल्ट गेटवे राउटर को भेजना पड़ता है। तो हमारा लैन नेटवर्क जो है वो खुद अपने में एक बाउंड्री है, उसकी खुद की एक बॉर्डर है। और उस बॉर्डर से बाहर जाने के लिए हमें एक गेटवे प्रो हमारे डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास जाना पड़ता है। सिमिलरली बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी कुछ उसी टेक्निक या फिर फंडामेंटल में बना है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये बॉर्डर का मतलब क्या है और बीजीपी क्यों यूज होने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 राउटर्स हैं, 11-12 राउटर्स हैं, है ना। तो और मैंने इन सभी राउटर्स को ऐसा एज्यूम करके रखा है कि ये सब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के राउटर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क्स के राउटर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जियो है, यहाँ एयरटेल है, यहाँ वोडाफोन है। तो होता ये है कि अभी जियो खुद का एक आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर है ना। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता था कि अगर सिर्फ और सिर्फ जियो होता हमारे पूरे इंडिया में तो हर जगह, मतलब आप इंडिया के हर कोने में आपको सिर्फ जियो ही दिखाई देता और जियो से ही हर कोई राउटर या फिर हर कोई यूजर कनेक्टेड हो। बट ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। अब ये सब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है और इन सबकी खुद की एक नेटवर्क है। नेटवर्क होने की वजह से ये लोग सब खुद में एक आइडेंटिटी है, खुद सिंगल सिंगल आईएसपी प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो हम नेटवर्किंग में इन आईएसपी प्रोवाइडर्स को ऑटोनमस सिस्टम्स बोलते हैं या फिर एएस, ऑटोनमस सिस्टम का मतलब ये कि ये खुद में एक एंटिटी है ना। खुद में एक ये लोग एक एंटिटी है, इनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। ये अपने क्या बोलते हैं, अपने एडमिन को खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेजेस में होता था ना, एक क्या बोलते हैं ऑटोनमस कॉलेज होता था और एक दूसरा होता था डीम्ड कॉलेज। डीम्ड कॉलेज मतलब मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था वो अन्ना यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। इंडिया में अन्ना यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो भी बोलेगा मुझे सुनना पड़ता, हमारे कॉलेज को सुनना पड़ता था। और उसके हिसाब से सिलेबस, उसके हिसाब से एग्जाम्स के कोर्सेस या फिर एग्जाम कब शेड्यूल करना है, रिजल्ट कब निकलेगा, ये सब हमारा कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता था। फिर हमारे शहर में और भी कोई कोई कॉलेजेस थे जिनको ऑटोनमस कॉलेज बोला जाता था। मतलब वो उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कोई भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं थे या फिर लिंक्ड नहीं। तो अपने मर्जी से कोर्स बनाते थे, अपने मर्जी से क्या बोलते हैं एग्जाम शेड्यूल करते थे, अपने मर्जी से सिलेबस क्रिएट करते थे, अपने मर्जी से पेपर चेक करते थे। देखा जाए तो एक बहुत ही कड़वी सच है, ऑटोनमस कॉलेजेस में ना उनकी रैंकिंग बढ़िया होती है क्योंकि एग्जाम भी वही कंडक्ट करते हैं, पेपर भी वही चेक करते हैं। तो उनको अपना कॉलेज का नाम बढ़ा के रखना है तो अब पेपर में सभी को अच्छे अच्छे नंबर दे देते थे और बढ़िया चलता था। पर डीम्ड कॉलेजेस या फिर एसोसिएटेड कॉलेजेस में दिक्कत होती थी कि नहीं होता। एनीवे, तो ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्किंग में भी ऐसा ही है। जियो खुद का एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एयरटेल एक अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, वोडाफोन अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम। अब जैसे मैं बोल रहा था, इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हैं जो जियो नेटवर्क यूज करते हैं, सिर्फ जियो नेटवर्क यूज करते हैं। बहुत सारे यूजर्स हैं जो एयरटेल यूज करते हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो वोडाफोन यूज करते हैं। अब जियो जियो यूजर्स को जियो यूजर्स के साथ बात करना है तो बहुत आसान है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पीसी है जिसको ये R2 से कनेक्टेड पीसी से बात करना है। तो जियो क्या कर सकता है, जियो अपने अंदर ही, है ना, वो कोई भी प्रोटोकॉल रन कर सकता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि ओएसपी हो गया, अभी तक हम ओएसपी पढ़ रहे थे, तो ओएसपीएफ चला दिया उसने, ईआईजीआरपी चला दी उसने, आईएसआईएस चला दिया, फिर रिप चला दिया।
तो इससे होगा क्या, वो ये सब प्रोटोकॉल्स चला सकता है, अपने मर्जी से चला सकता है ना, उस पे उसको जैसा कॉस्ट चलाना है, कितने नेटवर्क्स चलाने हैं, कितने आईपी एड्रेसेस देना है, वो ये सब खुद कंट्रोल कर सकता है। सिमिलरली एयरटेल भी अगर उसके यूजर्स को कनेक्ट करना है तो वो अपने मर्जी का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, आईपी एड्रेसेस दे सकता है और नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। सेम गोज फॉर वोडाफोन, है ना। बट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं पीसी ए पे बैठा हूँ, मैं जियो मान लेता हूँ, मैं जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं फोन यूज कर रहा हूँ, मैं मेरे पास जियो का फोन नंबर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ जियो वाले को ही कॉल कर सकता हूँ, मैं एक वोडाफोन यूजर को भी कॉल कर सकता हूँ, मैं एयरटेल वाले को भी कॉल कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अब होना ऐसा चाहिए ना कि मेरा जो नेटवर्क है, जियो से मैं अगर कनेक्टेड हूँ तो मैं एयरटेल वाले से भी बात कर सकूं, मैं वोडाफोन वाले से भी बात कर सकता हूँ, मैं दुनिया में जो भी नेटवर्क है, जितने भी यूजर्स हैं, उन सभी से मैं बात कर सकता हूँ, भले ही वो जियो का हो या फिर कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो। तो ऐसे कुछ सिनारियों में होता यह है कि जब दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के नेटवर्क को कनेक्ट करना रहता है तो हम हमेशा बीजीपी का ही यूज करते हैं। तो दो ऑटोनोमस सिस्टम या फिर दो सर्विस प्रोवाइडर्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है, मैं बीजीपी का ही यूज करता हूँ। और कारण ये होता है कि जब आप दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो उसमें इतने सारे यूजर्स होते हैं। आपको पता है हमारे पास, आपको ये भी पता ही होगा, वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, जियो ले लो, इन सभी पे मतलब करोड़ों यूजर्स हैं। ठीक है। अब जियो अपने करोड़ों यूजर्स, जियो मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल में रियल टाइम एग्जांपल पे चलता हूं कि हम बीजीपी ही क्यों यूज करते हैं इन दोनों के बीच में, कोई दो ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने के बीच में प्रॉपर रीजन बताता हूँ। वो ये है कि जैसे मैं बता रहा था, जियो में मान लेते हैं 1 करोड़ यूजर्स हैं उसके। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। हमें पता है कि अगर अभी तक हमने जो भी ओएसपीएफ पढ़ा, हमें पता है जियो ओएसपीएफ यूज करता है, मान लेते हैं जियो यहाँ पे ओएसपीएफ यूज कर रहा है, एयरटेल यहाँ पे मान लेते हैं ईआईजीआरपी यूज कर रहा है, मैं मान, ठीक है। अब इस जियो नेटवर्क में जितने भी 1 करोड़ आईपी एड्रेसेस हैं, अगर उनको इस ईआईजीआरपी नेटवर्क के पास जाना है, सिमिलरली एयरटेल में जो 1 करोड़ यूजर्स हैं, एयरटेल में मान लेते हैं 1 करोड़ यूजर्स हैं, उनको भी अगर यहाँ पे जियो नेटवर्क में आना है, मतलब ये होता है ओएसपीएफ से जो भी नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन ईआईजीआरपी के पास होनी चाहिए, और एयरटेल में जितने भी 1 करोड़ यूजर्स है उसकी इंफॉर्मेशन इस जियो ओएसपीएफ नेटवर्क पर होना चाहिए। तो देखा जाए, अगर जियो नेटवर्क में एयरटेल के यूजर्स आ गए तो उसके पास भी 1 करोड़ तो उसके खुद के नेटवर्क के यूजर्स हैं, साथ ही साथ एयरटेल यूजर्स के इंफॉर्मेशन भी आ गए, तो टोटल 2 करोड़ हो गया। सिमिलरली यहां भी सेम चीज होगा, यहां भी जब एयरटेल के पास जियो यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी 2 करोड़। अब ये तो सिर्फ दो यूजर्स हैं, दो नेटवर्क्स हैं, वोडाफोन भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं, वोडाफोन के पास भी मान लेते हैं 1 करोड़ यूजर्स हैं। तो देखा जाए तो तीनों आईएसपी के पास 3 करोड़ यूजर्स का इंफॉर्मेशन है। अब ये जो भी प्रोटोकॉल्स चला रहे हैं, ओएसपीएफ या यहाँ पे एयरटेल ईएजीआरपी चला रहा है, वोडाफोन में मैं मान लेता हूँ आईएसआईएस चल रही है। तो ये सभी इंडिविजुअल नेटवर्क्स जो है ना, वो 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ नेटवर्क्स को संभालना, उनको प्रोसेस करना, उनके डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये सब ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स से पॉसिबल नहीं। तो इनकी भी एक लिमिट होती है कि ये इतने नेटवर्क्स या फिर इनका डेटाबेस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हुआ तो वो प्रोसेसिंग बंद हो जाएगा, राउटर बैठ जाएगा। तो इस वजह से हुआ ये कि हमने क्या किया, इन दोनों के बीच जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके बीच में हमने बीजीपी डाला, ताकि ताकि मैं क्या करूं, इन दोनों को इन दोनों को बीजीपी में डालूं और फिर आगे भेजूं। बट अगर बीजीपी में भी मुझे डालना है तो दिक्कत यह है कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ओएसपीएफ से बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर बीजीपी से ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
सिमिलरली रिवर्स वे में आई EIGRP से BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर BGP से OSPF में मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम, रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम है। रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है कि वो उतने अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर पाए। तो इस वजह से जितने भी ISP हैं वो करते क्या है, एक दूसरे के बीच में BGP चलाने के साथ साथ वो अपने नेटवर्क के अंदर भी BGP चला, प्रोटोकॉल तो चला ही रहे, OSPF IGP चलाने के साथ साथ, कोई भी IGP प्रोटोकॉल OSPF EIGRP फिर ISIS के साथ साथ वो अपने नेटवर्क के अंदर BGP भी चलाते हैं ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो। तो ये सभी OS एक IGP के साथ साथ BGP हमेशा चलाते हैं। तो होता यह है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजर्स है उनका डेटा हमेशा बेस्ट पाथ चूज करे, ये चूज करे, वो चूज करे, मेट्रिक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको वो लोग सिर्फ IGP के थ्रू चलाते हैं। बाकी पब्लिक यूजर्स जो हो गए, जैसे कि मेरा डेटा हो गया, आपका डेटा हो गया, उन सबको वो लोग हमेशा BGP के साथ ट्रांसफर करते हैं या फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि होता है, जैसे मैंने बताया, BGP इतने अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता, उसमें वो प्रोसेसिंग ताकत है। इस वजह से हम BGP सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा यूज। तो अब मैं जैसे बता रहा था, ये बॉर्डर क्यों बोला जाता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब जैसे यहां पे मैं बता रहा था कि ये जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी खुद की एक एक बॉर्डर है ना, ये एक एक बॉर्डर है। ये एयरटेल का अपना खुद का बॉर्डर है, जियो का बॉर्डर है, वोडाफोन का बॉर्डर है। तो अपने बॉर्डर से कोई भी डेटा को, जैसे मैं बता रहा था, बाहर भेजना है और दूसरे नेटवर्क के साथ उनको अगर मर्ज करना है, तो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है अपना BGP। इस वजह से BGP को एक गेटवे प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, जिससे वो अपने बॉर्डर से बाहर दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो बीजी एक ऐसा प्रोटोकॉल जो दो बॉर्डर्स के बीच का गेटवे जैसा काम करे, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सिंपल सा आंसर। कुछ डाउट है इसमें समझने में? नहीं, ये तो क्लियर हो गया है कि एक्चुअली, हाँ, लेकिन ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं नॉर्मली, जितने आईएसपी हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली कनेक्टेड रहेंगे, रियल टाइम में हमेशा ये ISPs जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ओके। ऐसा ही होता है ना कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। हम्म। आप या फिर बाहर की कोई भी कंट्री ले लो, यूएसए ले लो या रशिया ले लो, इतनी बड़ी कंट्री है, एक सर्विस प्रोवाइडर बैठ के पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, हम्म। है ना। तो आप ही मान लो ना, आपका बहुत बड़ा ऑफिस है, आपके उसमें हम्म। 10,000 लोग बैठे हैं, 10,000 या फिर 20,000 लोग बैठे हैं। ऑब्वियसली 20,000 लोगों को एक मैनेजर संभाल नहीं सकता, ठीक है। वो 20,000 लोगों को संभालने के लिए 10,000 मैनेजर बैठे होंगे, हम्म। है ना। ऐसे ही चलता है। पर वो 10,000 मैनेजर्स के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता रहेगा, वैसे ही चलता है हम्म। यहाँ पे भी। तो हमारे पास मतलब 100 ऑलमोस्ट 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन को एक सिंगल ISP केटर नहीं कर सकता, हम्म। ठीक है। इस वजह से, हम्म। और ऑब्वियसली हर ISP की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। एयरटेल का कुछ कहीं पे बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड इंटरनेट चल रहा होगा, ठीक है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जियो का क्या होगा, अच्छा नेटवर्क भी देगा, उसका कॉस्ट भी कम है। वोडाफोन कहीं बीच में बैठता है हम्म। ना, वोडाफोन कभी कहीं बीच में बैठ जाता है कि उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक है, वो क्वालिटी भी ठीक ठाक। तो ऑब्वियसली यूजर्स के बेसिस पे मैं अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज करता हूँ। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है ना हर कोई वही सर्विस प्रोवाइडर चूज कर रहा हो, तो हम्म। कनेक्टिविटी आपस में बननी चाहिए, तो उस वजह से हम BGP यूज करते ओके। और ये लोग कैसे कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे से? हैं। मैं थ्रू वो हाँ इथरनेट? हाँ वो मैं ओके।
इंटरनेट नहीं, नॉर्मल जैसे मैंने एक कनेक्टिविटी बताई है, ठीक है। हम्म। तो एयरटेल वाला क्या बोलेगा, एयरटेल वाला बोलेगा कि भाई राउटर 6 में मेरे इन इन इंटरफेसेस पे बीजीपी चल रहा हम्म। है। तो ये इंटरफेस, ये वाले राउटर से तुम्हारा जो भी राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको पे भी बीजीपी चलाओ। ओके। तो दोनों सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ओके। ठीक है, कि ये कितने हम्म। नेटवर्क इधर भेजेगा, ये कितने नेटवर्क इधर भेजेगा, कितने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनों पे सिक्योरिटी चलेगी, कौन कौन से डेटा जा रहे हैं, कितने हम्म। इसमें बैंक और फिनेंस सेक्टर के डेटा है, कितने इसमें डिफेंस के डेटा है, कितने इसमें पब्लिक सेक्टर के डेटा है, कितने इसमें अपने कॉरपोरेट जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके डेटा है। ये सब इन सबको पता रहता तो ये लोग डेटा को सेपरेट करते हैं ट्रैफिक को, कि फिर सब एक ही अ, उसमें से जाएगा ट्रैफिक? ऐसा कोई है। कॉन्सेप्ट है क्या कि ट्रैफिक सेपरेशन? अब अभी वही ट्रैफिक को सेपरेट करके रखने के लिए क्या बोलते हैं, अलग एक फीचर ही यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा। क्यूओएस बोलते हैं इसको, क्वालिटी ऑफ ओके ओके। सर्विस, है ना। हम्म। तो अच्छा। क्यूओएस के बेसिस पे हम ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ओके। नॉर्मल नॉर्मल डेटा, ठीक है, देखा जाए तो नॉर्मल डेटा आप अपना कॉर्पोरेट डेटा ही मान लो, ठीक है। हम्म। एक्सेंचर से, ठीक है, एक्सेंचर इन्फोसिस का डेटा कोई प्रायोरिटी डेटा नहीं है, हम्म। ठीक है। मेरा डेटा भी कोई प्रायोरिटी डेटा नहीं है। तो देखा जाए तो इस राउटर के लिए, ये राउटर और ये राउटर के लिए इन्फोसिस का डेटा और कोई भी रेसिडेंशियल डेटा, पब्लिक डेटा सेम ही है उसके लिए। उसमें वो कोई प्रायोरिटी, कोई उसमें वो कोई उसको इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला, हम्म। अनटिल एंड अनलेस आई आस्क फॉर। ओके। अगर मैंने बोला कि भाई, इन्फोसिस ने बोला कि भाई मेरे एम्प्लॉयज के डेटा को तुम इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि मैं गूगल हो गया, amazon हो गया, या फिर मैं एक डिफेंस, ठीक है, मैं इंडियन हम्म। आर्मी के डेटा को सर्व कर रहा हूँ, वो मेरे सर्विसेज ले रहे हैं और मैं तुमको हम्म। इसके लिए ज्यादा पे करूंगा, हम्म। ठीक है। तब फिर हम उस पे क्यूओएस लगाएंगे जिस पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ऐसा सब। ओके। क्यूएस अपना एक अलग ही टॉपिक है, मैं वो बाद में अपन बीजीपी वीजीपी सब कंप्लीट कर रहे हैं, बाद में मैं समझाऊंगा। ओके। ओके। तो बीजीपी बीजीपी नहीं, जो हमारे यूजुअली जो आईएसपी नेटवर्क होता है उसमें कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं ना। ये कुछ टर्म्स है, सिंगल होम, ड्यूअल होम, सिंगल मल्टी होम, ड्यूअल मल्टी होम। इन सब का मतलब ये होता है कि ये अगर मेरा लैन नेटवर्क है या फिर कोई भी एक एंटरप्राइज नेटवर्क मान लो, ठीक है। सिंगल होम्ड का मतलब है मेरा सिंगल आईएसपी है ना, सॉरी, हाँ, मतलब एक राउटर से, ठीक है, मेरा लैन नेटवर्क का एक राउटर है, और वो एक होम का मतलब यहाँ पे होता है मैं कितने आईएसपी से कनेक्ट हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक राउटर जो है सिर्फ एक सिंगल आईएसपी से कनेक्टेड है। इस ऐसे टाइप के कनेक्शन को हम सिंगल होम्ड बोलते हैं, है ना। और यूजुअली इनके बीच में मैं आईजीपी भी चला सकता हूँ या बीजीपी भी चला सकता हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। बट हम उस पर नहीं बात कर रहे कि हम कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, अगेन वो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या होगा, कितने यूजर्स हैं, कितना डेटा आएगा, कितना डेटा जाएगा, ये सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आईजीपी होगा कि बीजीपी। दूसरा एक होता है ड्यूअल होम, ठीक है। ड्यूअल अगेन मतलब, होम्ड मतलब एक ही आईएसपी है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आईएसपी है, मेरे पास एक ही आईएसपी है, बट ड्यूअल कनेक्टिविटी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक राउटर है, तो वही एक सेम राउटर जो है दो कनेक्टिविटी के थ्रू आईएसपी से कनेक्टेड है, इसको हम ड्यूअल होम बोलते हैं। फिर तीसरा एक आता है सिंगल मल्टी होम, ठीक है, मतलब एक सिंगल राउटर है बट वो मल्टीपल आईएसपी से कनेक्टेड है। वो मल्टीपल आईएसपी से एक ही टाइप के लिंक से कनेक्टेड हो सकता है या फिर मल्टीपल अलग अलग लिंक से भी कनेक्टेड हो सकता है।
जैसे कि यहाँ पे एक सीरियल इंटरफेस से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक ईथरनेट इंटरफेस से कनेक्टेड है। ऐसा भी कर सकता हूँ, ये भी सीरियल इंटरफेस रख सकता हूँ, या फिर ये दोनों ईथरनेट इंटरफेस भी हो सकते हैं, जैसा भी चाहे। बट मैंने एक राउटर अलग अलग आईएसपी से कनेक्टेड है। फिर चौथा आता है ड्यूअल मल्टी होम, मतलब मेरे दो राउटर्स हैं और वो दो अलग अलग आईएसपी से कनेक्टेड है। तो ये मेरा आप लैन नेटवर्क मान लो यहाँ पे, है ना, ये मेरा पूरा एक लैन नेटवर्क है या फिर एंटरप्राइज नेटवर्क है। तो एक ये मेरे लिए, मेरे लैन नेटवर्क के लिए ये दो राउटर्स जो गेटवे है, गेटवे राउटर्स है। तो मेरे दो गेटवे राउटर्स जो है वो दो आईएसपी से कनेक्टेड है, यहाँ पे आईएसपी से कनेक्टेड है। अब रियल टाइम सिनेरियो में यूजुअली हम हमेशा ड्यूअल मल्टी होम्ड सिनेरियो ही देखेंगे, है ना, क्योंकि ड्यूअल मल्टी होम्ड में होता यह है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान बन जाता है। तो होगा ये आईएसपी जो है मुझे यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करवाए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ कि भाई R1 फिलहाल प्राइमरी है, R1 फिलहाल प्राइमरी है और R2 बैकअप है, ठीक है। तो अगर R1 कभी फेल हुआ तो मेरा डेटा एटलीस्ट ऐसे तो इंटरनेट की तरफ जा सकता है, या फिर अपोजिट में भी आप मान सकते हो कि नीचे वाला पाथ प्राइमरी है, ऊपर वाला पाथ जो है बैकअप। या फिर ड्यूल होम में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं लोड बैलेंसिंग भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ डेटा ऐसे जा रहा है, कुछ डेटा ऐसे जा रहा है। अगर R1 फेल हो गया तो सभी का सभी डेटा R2 से होते हुए जाएगा, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। और ड्यूल मल्टी होम सिनेरियो में बीजीपी डिप्लॉय करने का फायदा ये है कि ओएसपीएफ, अभी तक हम ओएसपीएफ पढ़ते आ रहे हैं, तो ओएसपीएफ में हमने देखा कि अगर ओएसपीएफ को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है और उसको अपना बेस्ट पाथ चूज करना है, तो उसके पास सिर्फ एक ही एक मेट्रिक है जो कि है बैंडविथ, है ना। और वो बैंडविथ को कॉस्ट में कन्वर्ट करता है और लीस्ट कॉस्ट चूज करता है। तो यहां से जाने में और यहां से जाने में, दोनों में जिसकी भी कॉस्ट कम होगी वो उस पाथ को पकड़ेगा और डेस्टिनेशन तक जाएगा और उसी पाथ के थ्रू वापस भी आएगा, उसी पाथ के थ्रू वापस भी आएगा, है ना। पर बीजीपी में हमारे पास एक मेट्रिक के बजाय हमारे पास मेट्रिक तो नहीं है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, है ना। पाथ एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ये इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बाद में बात करूंगा। पाथ एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जाने वाला डेटा R1 यूज करे और मेरा आने वाला डेटा R2 यूज, या फिर वाइस वर्सा। ये मैन्युपुलेशन फैक्टर मेरे पास बीजीपी में मिलती है। और यही एक और कारण है जिससे कि मैं बीजीपी सर्विस प्रोवाइडर में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैं अपने डेटा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मैन्युपुलेट कर सकता हूँ कि मेरा डेटा कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे वापस आएगा, और कहाँ से आना चाहिए। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरा डेटा सर्विस प्रोवाइडर से R2 तक तो आए, मैं ये भी कर सकता हूँ यहां से ये R2 तक तो आए, R2 से उसके बाद फिर R1 से आए, फिर यहां, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये सब मैनिपुलेशन फैक्टर मेरे पास बीजीपी में है। बाकी कोई भी आईजीपी हो जाए, ओएसपीएफ ले लो, ईआईजीआरपी ले लो, आईएसएस ले लो, इसमें मुझ इन तीनों प्रोटोकॉल्स में या फिर आईजीपी में मेरे को ये कंट्रोल फैक्टर नहीं मिलता। बीजीपी में मुझे वो प्रोवाइड करता है, इस वजह से मैं बीजीपी भी सर्विस प्रोवाइडर में बहुत ज्यादा यूज। इसमें कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है। तो बीजीपी में जाने के पहले मैं कुछ कुछ बीजीपी के कुछ कुछ टर्म्स या फिर जार्गन्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, मैंने बताया था कि इन सब की खुद खुद एक बाउंड्री है। ये लोग अपने में ही एक एंटिटीज है, आइडेंटिटीज है। तो इन आइडेंटिटीज या फिर एंटिटीज को हम बोलते हैं एएस, या फिर ऑटोनमस सिस्टम नंबर, ऑटोनमस सिस्टम।
ऑटोनोमस सिस्टम। तो जब भी कोई दो ऑटोनोमस सिस्टम बीजीपी यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनके बीच का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होगा। इनके बीच का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होगा। हमने पढ़ा था राउटर OSPF 1, राउटर OSPF 2, 3, 4, 5, ऐसा सब हमने देखा था। सिमिलरली बीजीपी में भी OSPF में राउटर OSPF 1, 2, 3 जो है वो प्रोसेस होता था, प्रोसेस नंबर होता था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर नहीं होता था। बट बीजीपी में जब मैं राउटर बीजीपी, हम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर में देखेंगे, जब मैं राउटर बीजीपी 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी लिखता हूं, तो बेसिकली होता यह है कि मेरे नेटवर्क का ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है। और जब मैं नेटवर्क बोल रहा हूं, मैं पूरा अपने नेटवर्क के ऑटोनमस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो मान लेता हूं जियो ने अपने ऑटोनमस सिस्टम नंबर को 1 दिया है, एयरटेल ने 2 दिया है, वोडाफोन ने अपने आप को 3 दिया है। तो ये जितने भी राउटर्स है जियो में, उन पे जब मैं बीजीपी चलाऊंगा, सभी का ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1 होगा। इसका मतलब ये सभी एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं या फिर ऑटोनमस सिस्टम के पार्ट। वो कोई भी नेटवर्क हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, बट सभी का ऑटोनमस सिस्टम नंबर एक होना चाहिए। सिमिलरली एयरटेल पे जब मैं बीजीपी चलाऊंगा, तो उन सभी राउटर्स का ऑटोनमस सिस्टम नंबर एक होगा, जो कि है यहाँ पर 2। वोडाफोन में सभी राउटर्स के ऑटोनमस सिस्टम नंबर होंगे 3। तो ये बेसिकली नंबर्स ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 100, 200, आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि जियो के अंदर ही, जियो अपने अंदर बीजीपी चलाएगा, है ना। साथ ही साथ अपने से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी वो अपने बीच, उनके बीच में बीजीपी चलाए। तो जब आप अपने ऑटोनमस सिस्टम नंबर के अंदर दो राउटर्स के बीच में बीजीपी चलाते हो, तो यहाँ पे R1, R2, R3 और R4, इनके बीच में जब आप बीजीपी चलाओगे, तो उस बीजीपी को हम बोलेंगे आई बीजीपी या फिर इंटरनल बीजीपी, क्योंकि हम एक ही ऑटोनमस सिस्टम के बीच में बीजीपी चला रहे हैं, तो वो इंटरनल बीजीपी कहलाएगा। सिमिलरली एयरटेल में ये R5, 6, 7, 8 के बीच में जब मैं बीजीपी चलाऊंगा, तो ये सभी आई बीजीपी राउटर्स बनेंगे। वोडाफोन में भी ये जितने 4 राउटर्स है, इनके बीच में आई बीजीपी चलेगा, इंटरनल बीजीपी। तो जब इंटरनल बीजीपी चलाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में दोनों राउटर्स की ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, बीजीपी नंबर एक होगा, जिससे कि राउटर पहचान जाता है कि सामने वाला राउटर भी मेरे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का है, मतलब हम दोनों आई बीजीपी नेटवर्क्स के पार्ट है। अब ओएसपीएफ में हम इतने देर से ओएसपीएफ नेबर्स 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 बोल रहे थे, है ना। हालांकि बीजीपी में भी हम नेबर बोल सकते हैं, बट बीजीपी के टर्म में नेबर के बजाय हम पीयर बोलते हैं, बीजीपी पीयर। बेसिकली देखा जाए तो दोनों बहुत ही सिनोनिमस है ना। नेबर और पीयर सिनोनिमस है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग तो नहीं निकलता, बट इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो जियो में जितने भी राउटर्स है, उनके बीच में आई बीजीपी पीयरिंग चलेगी। अब जब दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बीच में जब हम बीजीपी चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे R2 और R5 हो गया, R2 जियो का नेट पार्ट है, एयरटेल, सॉरी R5 एयरटेल का पार्ट है, तो जब मैं इन दोनों के बीच में चलाऊंगा बीजीपी, तो उसको मैं ई बीजीपी बोलूंगा या फिर एक्सटर्नल बीजीपी बोलूंगा। सिमिलरली R3 और R6 के बीच में भी ई बीजीपी चलेगा, R3 और R9 के बीच में ई बीजीपी चलेगा, R6 और R10 के बीच में भी ई बीजीपी चलेगा। तो जैसा मैं बता रहा था, इसमें फायदा ये होता है कि भले ही ये अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम के पार्ट, बट राउटर के हिसाब से ये दो सभी बीजीपी है। एक आईबीजीपी है, एक ईबीजीपी है। तब जब R3 को जियो के नेटवर्क को इस लिंक पे लाना होगा, या और R6 को
एयरटेल के नेटवर्क को इस लिंक पे लाना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो राउटर्स का काम आसान हो जाता है। वो राउटर्स नहीं, हम एडमिन्स का, जो हम इस नेटवर्क को संभाल रहे, हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ भी बीजीपी चल रहा है या इनके बीच में बीजीपी चल रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बीजीपी खुद ब खुद वो नेटवर्क को एक दूसरे के बीच में एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये थे कुछ बीजीपी के टर्म्स जो हमें हमेशा अभी आगे दिखेंगे। तो अभी मैं बीजीपी के कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूँ। जाने के पहले यहां तक कुछ डाउट? नहीं, क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले हम ई बीजीपी से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पे ई बीजीपी की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल होता है और इतना कुछ मेहनत वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दो राउटर्स लेके रखे, R1 है, R2 है। इन दोनों के बीच में 12 का नेटवर्क चल रहा है, मतलब 12.0.0.0/8। तो R1 पे ये वाला इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 12.0.0.0.1 और इस पे है 12.0.0.0.2 ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ R1 जो है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 का पार्ट है और R2 ऑटोनोमस सिस्टम 100, सॉरी 200 का पार्ट है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी बीजीपी चलाते हो तो आप पूरे राउटर पे चला रहे हो। तो एक राउटर पे सिर्फ एक बीजीपी ही चल सकता है। एक बीजीपी मतलब वो राउटर सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का पार्ट ही हो सकता है। आप अगर राउटर बीजीपी 100 चलाने के बाद इस पर राउटर बीजीपी 200 चलाओगे, वो एरर फेंकेगा ये बोलते हुए कि बीजीपी 100 चल रहा है पहले से। ओएसपीएफ में ऐसा नहीं था। ओएसपीएफ में मैं चाहूं तो राउटर ओएसपीएफ 1, राउटर ओएसपीएफ 2, 3, 4, 5, 6 में चला सकता हूं, क्योंकि मैं ओएसपीएफ इंटरफेस पे चलाता हूं, ना कि पूरे राउटर। इस वजह से इस वजह से बीजीपी सिर्फ एक ही बार चल सकता है कोई भी राउटर पे, वो कोई एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का पार्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे R1 पे मैंने क्या चलाया, राउटर बीजीपी 100। ये जैसे मैं बता रहा था, 100 जो है R1 का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। और ये चलाने के बाद इससे ये होता है, ये प्रोसेस आईडी नहीं है ओएसपीएफ में। अगर मैं राउटर ओएसपीएफ 100 चलाता हूं तो 100 मतलब उसका प्रोसेस आईडी होता है। और राउटर क्या करता है, ओएसपीएफ पे एक ओएसपीएफ के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, जिस मेमोरी का प्रोसेस आईडी होता है 100। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, ये 100 ऑटोनोमस सिस्टम को डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है कमांड नेबर 12002 रिमोट एएस 200। अब ये नेबर कमांड जो है बहुत ही स्पेसिफिक यूज होता है इसका, और हमें इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेबर कमांड चलते ही मैं R1 को ये बोल रहा हूं कि तुम्हें बीजीपी जो है अपने नेबर 12002 के साथ नेबरशिप या फिर बीजीपी नेबरशिप क्रिएट करनी है। और उस नेबर का एएस नंबर, रिमोट एएस मतलब मेरे सामने वाला जो नेबर है उस पे क्या ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चल रहा है, ठीक है, वो मुझे बताना पड़ता है रिमोट एएस से। तो रिमोट एएस 200। तो इससे राउटर को ये पता पड़ गया कि दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता पड़ जाती है कि उसका राउटर, उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है और उसके नेबर का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है। क्या ये दोनों आईबीजीपी है या ईबीजीपी है, ये राउटर ये दो कमांड से पता कर ले। उसके बाद राउटर ये देखता है कि इस नेबर का आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने जो कमांड चलाई है नेबर 12002 रिमोट एएस 200, तो ये 12002 हम यहाँ देख सकते हैं, ये R2 के इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस है। सिमिलरली R2 पे जब मैं चलाऊंगा, मैं ये लिखूंगा राउटर बीजीपी 200, ये है R2 का एएस नंबर। नेबर 12001, ये है R1 के इंटरफेस की आईपी एड्रेस।
और रिमोट AS100 जो कि है R1 का AS नंबर। ये है हमारा eBGP का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां यहां आप नोट करोगे, OSPF में होता यह था कि मुझे यहां पे एक नेटवर्क कमांड चलाना पड़ता था। नेबर कमांड नहीं होता था वहां पे, OSPF में एक नेटवर्क कमांड चलाना पड़ता। नेटवर्क कमांड से होते दो चीज। पहला तो वो एक तो नेबर डिस्कवरी करता था। नेबर डिस्कवरी वो कैसे करता था? OSPF हेलो मैसेजेस भेज के नेबर को डिस्कवर करता था। साथ ही साथ इस नेटवर्क कमांड से मैंने जो भी नेटवर्क यहां पे चला के रखी है उसको एडवर्टाइज भी करता था। तो दो चीजें करता था नेटवर्क कमांड। BGP में नेबर कमांड ऐसा कुछ नहीं करता। BGP में नेटवर्क कमांड ऐसा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि भाई सामने वाले राउटर का AS नंबर क्या है और उसके इंटरफेस IP क्या है। अब हम देखते हैं कि ये नेबर कमांड एक्चुअली में करता क्या। जैसे ही मैं ये नेबर कमांड डालता हूं, जैसे ही मैं ये नेबर कमांड डालता हूं, R1 जो है इस नेबर के इंटरफेस IP के साथ एक TCP सेशन क्रिएट करता है। एक TCP सेशन क्रिएट करता है ना। और TCP सेशन जब ये क्रिएट करता है तो वो एक डेस्टिनेशन IP उठाता है। डेस्टिनेशन IP उसको तो ये नेबर कमांड से मिल जाती है, क्योंकि नेबर में मैं जो भी कमांड डाल रहा हूं वो उसके लिए डेस्टिनेशन IP हो जाती है। तो वो ये देखता है डेस्टिनेशन IP है 12002। उसके बाद आप क्या गेस कर सकते हो यहाँ पे सोर्स IP क्या बनेगी, क्या बन सोर्स सकती है? यहाँ .1। 12001, हम्म। है ना। ये आपने सही बोला। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों सोर्स IP बनेगा। यहाँ पे कुछ और भी IP हो सकती थी। 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था। ठीक है, बट 12001 या फिर जो भी IP एड्रेस है वही क्यों बनेगी, ये हमें थोड़ा जानना पड़ेगा, लॉजिक जानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में वो काम आता है। ओके। अब अभी तक हमने देखा था OSPF या फिर स्टैटिक राउटिंग में देख लिया था कि कोई भी डेस्टिनेशन IP के लिए राउटर जो है सबसे पहले क्या चेक करता है? अपना राउटिंग टेबल चेक। तो जैसे ही यहाँ पे मैं नेबर कमांड डालूंगा 12002, राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल में ये देखेगा कि ये 12002 IP एड्रेस जो है कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है। वो ये देखेगा 12002 जो है 12000/8 नेटवर्क से बिलोंग करता है। वो अपने राउटिंग टेबल में ये देखेगा। और वो ये देखेगा 1200 नेटवर्क जाने के लिए उसका एग्जिट इंटरफेस क्या है। उसका एग्जिट इंटरफेस क्या है, और जो भी एग्जिट इंटरफेस पे उस पे कौन सी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, वो IP एड्रेस बनेगी आपका यहाँ पे सोर्स IP। और हमारे एग्जांपल के हिसाब से क्योंकि ये है एग्जिट इंटरफेस, इस वजह से यहाँ पे 12001 हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी IP एड्रेस हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। सेम मैकेनिज्म चूज TCP चूज करेगा। वो ये देखेगा कि इस एग्जिट इंटरफेस पे जो भी IP एड्रेस है वो बनेगा उसका सोर्स IP। यहाँ पे 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। वो IP एड्रेस जो भी इस एग्जिट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है वो IP एड्रेस बनेगी उसकी सोर्स IP। ये क्लियर है? हाँ, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस इंटरफेस से, वही ना। हाँ, क्योंकि R1 डायरेक्टली। R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? तो फिर जो करेक्ट। इंटरफेस पे कनेक्ट है वही होगा उसका IP। यस, यस, यस। ओके। है ना। तो वो बेसिकली चेक करता है कि मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे कौन सी IP एड्रेस चल रही है, वो बनेगा मेरा हम्म। सोर्स ओके। है ना। यहाँ पे कोई राउटर आईडी वाला कंसेप्ट नहीं। हम्म। ठीक है, यहाँ पे कोई राउटर आईडी वाला कंसेप्ट नहीं कि सोर्स IP पे राउटर आईडी जाता है, ये जाता है, वो जाता है। यहाँ पे अभी वो कंसेप्ट आएगा, बट अभी के लिए नहीं है। और ठीक है। हाँ, R1 R2 जो दो इंटरफेस हमेशा सेम नेटवर्क में होने चाहिए ना इसमें, कि हाँ, अलग नेट? हाँ, ऑब्वियसली। ओके, सेम ही मतलब रहेंगे। आप आपसे कोई भी राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर जो है
उन दोनों का इंटरफेस आईपीज जो है वो एक ही नेटवर्क के पार्ट। ओके। ठीक है, यहाँ पे तो 12/8 नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ पे आप 12.0.0. अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 12.1.1.1 भी चलाओगे तो भी चले, क्योंकि /8 यूज करके चले, ओके। जिसकी वजह से ये दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट है ना। ओके। तो एक ही नेटवर्क के पार्ट होने से मतलब ये होता है कि ये 12.0.0.0.8 है, तो राउटर को ये पता पड़ता है कि 12.0.0.0/8 नेटवर्क के कोई भी आईपी एड्रेस को वो इस एग्जिट इंटरफेस से रीच कर सकता है। रीच ओके, क्यों अब करना है? मेरे हमें। क्योंकि उसको ये टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करना है उसके साथ, ये टीसीपी सेशन उसको उसके साथ क्रिएट करना है। इस वजह से वो ये देखता है कि ये 12.0.0.2 नेटवर्क जो है कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है मेरे राउटिंग टेबल में, क्या मैं उस नेटवर्क को रीच कर सकता हूं? अगर रीच कर सकता हूं तो उस पे, उस एग्जिट इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस है, क्या ये आईपी एड्रेस और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट है या नहीं, ये सब चेक कर रहा है बेसिक। अगर यहाँ ओके। पे मैं इसको 12.0.0.1/24 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 24 कर दूंगी, ये दोनों अलग अलग आईपी, ये दोनों अलग अलग नेटवर्क, तो ये 12.0.0.0/24 अलग नेटवर्क होता है, और 12.0.1.1.0/24 अलग नेटवर्क। तो ऐसे सिनेरियो में जब अलग अलग नेटवर्क हो गया, ये टीसीपी सेशन क्रिएट हो ही नहीं सकता। बेसिकली इस नेबर के साथ इस आईपी एड्रेस पे R1 को एक टीसीपी सेशन क्रिएट करना, जिससे कि वो ये चेक करेगा कि दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट है या नहीं। क्लियर? क्लियर हो गया। अब इसको सोर्स आईपी पता पड़ गए यहाँ पे, ठीक है, सोर्स आईपी इसको पता पड़ गया। अब R1 क्या करेगा? R1 R2 के साथ एक टीसीपी सेशन क्रिएट करेगा, एक टीसीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। टीसीपी सिन सिनैक एक्ट पता है? अब पता है। 3 वे हैंडशेक, टीसीपी 3 वे हाँ, हाँ, हैंडशेक, हाँ। उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। ओके। सिमिलरली R2 पे जब मैं ये कमांड चलाता हूँ, R2 भी सेम चीज करेगा, वो एक टीसीपी सेशन क्रिएट करेगा जिसपे डेस्टिनेशन आईपी रखेगा, उसको डेस्टिनेशन आईपी इस नेबर कमांड से मिल जाएगी, ठीक है, 12.0.0.1 उसका डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या होगा? सेम कंसेप्ट, 12.0.0.1 कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है? वो है 12.0.0.0/8। 12.0.0/8 कौन से एग्जिट इंटरफेस से रीच किया जा सकता है? इस एग्जिट इंटरफेस की आईपी एड्रेस क्या है? वो बनेगा मेरा सोर्स आईपी। तो इस डायग्राम के हिसाब से वो है अपना 12.0.0.2, ठीक है। अब ये मैंने बताया था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्यों सेलेक्ट हो रहा है, क्यों सेलेक्ट हो रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, जब मैंने ये जो नेबर कमांड से दो चीजें हो रही है, एक तो पहला चीज ये कि टीसीपी सेशन क्रिएट हो रहा है ना, दूसरा चीज ये हो रहा है कि इस नेबर कमांड से R1 जो है एक टीसीपी सेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक टीसीपी सेशन, उस टीसीपी सेशन में सोर्स आईपी 12.0.0.2 होनी चाहिए, जो कि हम यहां देख सकते हैं वो यहां पे ट्रू हो गया। सिमिलरली R2 में जब हमने ये नेबर कमांड चलाई 12.0.0.1, R2 भी एक टीसीपी सेशन सामने वाले राउटर से एक्सपेक्ट कर रहा है जिस पे सोर्स आईपी होगी 12.0.0.1। तो R2 के लिए ये नेबर आईपी है, नेबर का आईपी है, बट साथ ही साथ R2 ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब उसका नेबर
उसको टीसीपी सेशन भेजे, उस पे सोर्स आईपी ये आए। R1 भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए डेस्टिनेशन आईपी टीसीपी के लिए ये तो है, पर सामने वाला राउटर जब मुझे टीसीपी कनेक्शन भेजे तो उस पे सोर्स आईपी ये होनी चाहिए, तो ही टीसीपी सेशन बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ये टीसीपी सेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि बीजीपी टीसीपी के ऊपर चलता है। बीजीपी मैंने बताया नहीं, बीजीपी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है जो टीसीपी सेशन या फिर लेयर 4 पे चलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बीजीपी टीसीपी यूज कर रहा है, थ्री वे हैंडशेक यूज कर रहा है, तो लोग बोलते थे बीजीपी इज अ लेयर 4 प्रोटोकॉल। नहीं, बीजीपी इज अ लेयर 7 प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी यूज करता है, कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी यूज करता है। ये क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक? क्लियर है। तो मैं इसको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ जो अपन अभी करते हुए चल रहे हैं। दो राउटर्स हैं, उनके बीच में बीजीपी चलाएंगे अपन। कोई लूपबैक वूबैक मैं क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो अपना आईपी एड्रेस है 12.0.0.0 वाला, सिर्फ वही चलाएंगे। तो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.1 255.0.0.0, नो शट। उसके बाद R2 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.2 255.0.0.0, नो शट। जैसा मैं बता रहा था, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होने की वजह से R2 और R1 पे इनकी राउटिंग टेबल में पहले से ही इनको 12 नेटवर्क के बारे में पता हो, है ना। 12.0.0.2 जो है वो 12 नेटवर्क से एसोसिएटेड है, और 12 नेटवर्क उनके फास्ट इथरनेट 0/0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बीजीपी बीजीपी में होता यह है कि आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बीच में, अगर दो राउटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनके बीच में आपको ये कनेक्टिविटी कराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये, अगर मेरे पास 3 राउटर्स हैं, अगर मेरे पास ऐसे R1, यहाँ पे R1, R2 और R3 ऐसे कनेक्टेड है, तो 1 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, 2 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट 1 और 3 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है।
नहीं होने की वजह से यहाँ पे 1 और 3 के बीच में मुझे स्टैटिक राउटिंग चलाना पड़ेगा, या फिर डायनेमिक राउटिंग से मुझे 1 और 3 के बीच में कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। बीजीपी का ये फायदा है कि मैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच में भी बीजीपी चला सकता हूँ, उनके बीच में भी मैं बीजीपी पियरिंग करवा सकता हूँ। ये फायदा है बीजीपी। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि R1 और R2 दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इस वजह से मुझे जो है इनके बीच में कोई भी स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग कराने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां से अगर पिंग करूं, 12.0.0.2 को पिंग करूं, है ना, वो थोड़ी रीच हो जाएगा, इट इज रीचेबल, है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर, बीजीपी, उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क चलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वो बोलता है आप 1 से लेके इतने नंबर्स के बीच में कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हो, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। तो मैं 100 चूज कर लेता हूँ, वो मेरा हो गया ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। कमांड जैसे मैं बता रहा था, नेबर 12.0.0.2 जो कि है R2 के इंटरफेस की आईपी एड्रेस, उसके बाद रिमोट एएस 200। ये जैसे ही मैं चलाता हूं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो R1 ने क्या शुरू किया। R1 ने R2 के साथ, ये 12001 है और ये 12002 है ना। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिन मैसेज भेज रहा है। ये है आपका टीसीपी 3 वे हैंडशेक का पहला मैसेज, टीसीपी सिन मैसेज। तो R1 ने R2 के साथ 12002 पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं सोर्स आईपी है 12001, डेस्टिनेशन आईपी है 12002। उसके साथ उसने इस पोर्ट पे, सोर्स पोर्ट कोई भी एक रैंडम नंबर पोर्ट है, और बीजीपी का हमेशा पोर्ट नंबर होता है 179। 179 जो है बीजीपी का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। तो कोई भी दो राउटर्स जब भी एक दूसरे को बीजीपी में टीसीपी सेशन क्रिएट करते हैं, तो वो पोर्ट नंबर 179 यूज करते हैं, उस पे ही वो बीजीपी के टीसीपी सेशन क्रिएट करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि R1 जो है कंटिन्यूअसली टीसीपी सेशन भेज रहा है, बट क्योंकि सामने वाले पे टीसीपी सेशन नहीं चल रहा है, तो वो टीसीपी सेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं रीसेट हो रहा है। आरएसटी का मतलब होता है रीसेट, वो रीसेट हो रहा है। उसके बाद मैं R2 पे आता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर, बीजीपी 200, नेबर 12.0.0.1, रिमोट एएस 100। ये जैसे ही मैं चलाता हूँ, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 12 से, R1 से R2 के पास एक सिन गया, R2 ने R1 को एक सिन प्लस एक्ट भेजा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आया, है ना। तो 3 वे हैंडशेक चला R1 और R2 के बीच में। यहाँ पे हम देखें तो 3 वे हैंडशेक चला। उसके बाद ये कुछ कुछ बीजीपी के मैसेजेस है, इन मैसेजेस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ कुछ बीजीपी मैसेजेस है, ये सब इनके बीच में एक्सचेंज हुए, और इन दोनों के बीच में फाइनली एक टीसीपी सेशन बन के बैठ गया। तो अब दोनों राउटर्स जो है, दोनों राउटर्स के बीच में अब बीजीपी के टीसीपी सेशन चल रहे हैं। तो अगर टीसीपी आपको सेशन देखना है, तो शो टीसीपी आप करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शो टीसीपी जैसे ही करोगे वो बोलेगा टीसीपी कनेक्शन विद 12002 इज एस्टैब्लिश्ड, कनेक्शन स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड। ये आपका टीसीपी स्टेट है, सॉरी टीसीपी बोल रहा हूँ, बीजीपी स्टेट है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब उसकी टीसीपी की इंफॉर्मेशन है ना, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या है। सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर होता है। टीसीपी में सोर्स पोर्ट, कोई भी दो डिवाइसेस एक दूसरे के बीच में जब टीसीपी सेशन क्रिएट करते हैं, तो पोर्ट नंबर हमेशा रैंडमली जनरेट होता है, कुछ भी पोर्ट नंबर हो सकता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है।
वो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल, उस पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेंज होता है। तो यहाँ पे बीजीपी का एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है जो कि 117 है, उस पे टीसीपी चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली R2 पे भी मैं अगर यही कमांड चलाऊं, शो टीसीपी, उस पे भी वही टीसीपी की इंफॉर्मेशन दिखेगी। अभी फिलहाल मैं टीसीपी पे ही बात कर रहा हूँ, और क्योंकि वाई टीसीपी इज इंपॉर्टेंट, मैं काम करता हूँ ये टीसीपी को, ये R2 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल R2 पे बीजीपी बंद कर देता हूँ, नो राउटर बीजीपी 200। उसके बाद मैं राउटर R2 की आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 12.0.0.3, नो शट। उसके बाद फिर से बीजीपी ऑन कर देता हूँ, राउटर बीजीपी 200 नेबर 12.0.0.1 रिमोट एस 100। यहां पे मैं जैसे ये करूंगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर कुछ तो आपने आई गड़बड़, थिंक वो सबनेट मास्क नहीं दिया है। नहीं इसमें हाँ सबनेट सबनेट। मास्क, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ अरे हाँ यार, इसीलिए हाँ। अच्छा इनकम्प्लीट कमांड, ओ ये मैंने देखा ही नहीं। ओके ओके ओके, एग्जिट, फिर से नो राउटर बीजीपी 200, उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 12.0.0.32555.0.0.0। ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब वापस जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर बीजीपी 200, ठीक, राउटर बीजीपी 200 नेबर 12.0.0.1 रिमोट एस 100। तो मैं जैसे ही करूंगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं अब कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो ये रहा है कि R3, ठीक है, या फिर यही देख लो R1, R1 जो है 12002 के लिए टीसीपी सेशन भेज रहा है ना, और R3 12001 के लिए भेज रहा है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे मैंने इसकी आईपी कर दी है 12003, ठीक है, यहाँ पे नेबर है 12002, तो और यहाँ पे नेबर है 12001, ये तो ठीक है, ये कमांड में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आईपी एड्रेस बस मैंने R2 पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो R2 पे जो टीसीपी सेशन बन रही है, उस पे डेस्टिनेशन आईपी 12001 तो है, सोर्स आईपी बन रही है 12003, जिसका स्टेप हमने देख लिया है कि वो 12003 कैसे चूज कर रहा है। पर R1 तो एक्सपेक्ट कर रहा है 12002 से, आ रहा है 12003 से, ठीक है। सिमिलरली R1 जो है भेज रहा है 12002 को, भेज रहा है 12002 को, डेस्टिनेशन आईपी 12002, R2 पे तो कोई 12002 है ही नहीं, है ना। जिस वजह से आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार रीट्रांसमिशन एरर, रीट्रांसमिशन एरर यहाँ पे बार बार आ रहा है, रीट्रांसमिशन एरर, ये सब टीसीपी के एरर है। अब देख सकते हो टीसीपी बार बार रीसेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेबर कमांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक कमांड है कि आईपी एड्रेस जो आप दे रहे हो सामने, वो इंपॉर्टेंट है।
आप ये एज्यूम नहीं कर सकते। कभी कभार होता ये है कि नेटवर्क डायग्राम आपके पास होगा, रियल टाइम सिनेरियो में होता ये है कि आपके पास एक एक राउटर के पास जाके राउटर पे कौन सी आईपी चल रही है, उस पे कौन से इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस चल रही है, क्या सबनेट मास्क चल रहा है, ये सब आपके पास टाइम नहीं रहता। आपको एक नेटवर्क डायग्राम दे दिया जाता है, ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है, और आप बोलते हो कि इस नेटवर्क डायग्राम को देखो, रेफर करो, और फिर आप बीजीपी चलाओ। तो आप क्या करोगे नेटवर्क डायग्राम में? नेटवर्क डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क डायग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये दो राउटर है, दो राउटर के बीच में कौन से आईपी एड्रेस चल रहा है, कौन से इंटरफेस नंबर चल रहा है, वो भी स्पेसिफिकली लिखा रहता है। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 है, यहाँ पे 0/0। तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते ये फास्ट इथरनेट 0/0, ये गीगाबिट इथरनेट 0/0 भी हो सकता है। ये यहाँ पे फास्ट इथरनेट, यहाँ पे गीगाबिट इथरनेट है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 12.0.0.1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 12.0.0.2 लिखा है, बट आप जब राउटर पे लॉग इन करोगे यहाँ पे आईपी एड्रेस और कुछ लिखी हुई है। तो आप पूरे के पूरे आप नेटवर्क डायग्राम के भरोसे आप आईपी एड्रेसेस या फिर इंटरफेसेस को चूज नहीं कर सकते। आपको खुद ब खुद एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स है। अब बोल रहे हो कि यार आईपी एड्रेस तो मैंने नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से तो मैंने आईपी एड्रेस दोनों तरफ सही डाला हुआ है, चल क्यों नहीं रहा? तो इस वजह से ये एक ट्रबल शूटिंग है कि भाई दोनों तरफ आईपी आपने जो दी हुई है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है, ये देखना पड़ता है। तो मैं वापस जाता हूँ R2 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इस पे आईपी एड्रेस 12.0.0.2 255.0.0.0 नो स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर वापस राउटर यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही किया तुरंत काम करना शुरू कर, सिनैक हैक भेज के उसने टीसीपी सेशन क्रिएट कर। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नेबर कमांड चलाई, नेटवर्क कमांड नहीं चलाया। मैंने कोई भी नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजीपी पियरिंग क्रिएट की है दो राउटर्स के बीच में, ई बीजीपी पियरिंग क्रिएट की है दो राउटर्स के बीच में। तो अगर आपको नेटवर्क कमांड चलाना है तो नेटवर्क अलग कमांड अलग से चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब कभी कभार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीजीपी जो है टीसीपी सेशन क्यों यूज कर रहा है? बीजीपी टीसीपी सेशन क्यों यूज कर रहा है? ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, व्हाई डज बीजीपी यूज अ टीसीपी टू हैव बीजीपी पियरिंग, आईबीजीपी पियरिंग और ईबीजीपी पियरिंग, एनीथिंग? तो इसका आंसर ये है कि पहली बात, आप ओएसपीएफ देख लो या ईआईजीआरपी देख लो या फिर आईएसआईएस देख लो, ये सभी प्रोटोकॉल्स के पास इनका खुद का एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। ओएसपीएफ का है 224.0.0.5 और 6, ईआईजीआरपी का है 224.0.0.10। आईएसआईएस का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट इनके पास भी, आईएसआईएस के पास भी उसका खुद का एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। सिमिलरली ओएसपीएफ, जैसे मैं बताया था, ओएसपीएफ का खुद का एक प्रोटोकॉल नंबर होता है जो कि होता है 80, 89 89, शायद। हाँ 89, और ईआईजीआरपी का होता है 90। आईएसआईएस का भी खुद का होता है। तो देखा जाए तो ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी कुछ भी मैसेज भेजे, कुछ भी ओएसपीएफ मैसेजेस भेजे, ओएसपीएफ ओएसपीएफ अपडेट भेजे या फिर ईआईजीआरपी अपडेट भेजे, कुछ भी चेंजेस करे, वो इन दो आईपी एड्रेसेस और प्रोटोकॉल नंबर पे ही जाएगा। और इन दो आईपी एड्रेसेस और प्रोटोकॉल नंबर को समझने वाला राउटर ही सिर्फ उसको एक्सेप्ट, रिसीव और रीड एंड राइट या फिर एग्जीक्यूट या फिर उसके ऊपर जो भी करना है वो कर सकता है। तो देखा जाए तो इनके पास सिक्योरिटी के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस और एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर है। बीजीपी के पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। ना मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है, ना एक आईपी प्रोटोकॉल नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो अगर दो राउटर के बीच में उसको एक रिलायबल बीजीपी कनेक्टिविटी करवाना है तो वो कराएगा कैसे? इस वजह से वो टीसीपी यूज। क्लियर?
क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हम्म। कल अपन और भी कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ओके। ईबीजीपी, हम्म। अभी तक कुछ डाउट बीजीपी में? नहीं, क्लियर है। फिर कल मिलते हैं फिर।